हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले ऑलरेडी 16 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ओबीजी के ऑलरेडी 16 लेक्चर्स अपलोडेड है हमारे ऐप पे और वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आज देखते हैं 17 लेक्चर्स क्या पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेगनेंसी पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम 4-5 इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अल्ट्रासाउंड पढ़ चुके हैं, एनएसटी है, सीएसटी है, किक काउंटिंग है, डीएफएमसी है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं आज का टारगेट क्या रहता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में, लंग मैच्योरिटी टेस्ट के बारे में, फॉर्न टेस्ट है, निट्राजिन टेस्ट है, सीवीएस है, एमनियोसिंथेसिस है, पीयूवीएस और इसके सारे बहुत सारे टेस्ट। ठीक है। अब देखो इतने सारे टेस्ट हैं और लगभग 20 के अप्रॉक्स टेस्ट है। 5 हम पढ़ चुके हैं, बट आज की क्लास का टारगेट क्या है कि हम 15 इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें इन शॉर्ट टाइम। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हुए चलेंगे रिगार्डिंग द टेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं। मेन हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको सारे इन्वेस्टिगेशन कितने हैं, अप्रॉक्स 20 जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। 20 इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो नाम आपको पता होना चाहिए, इस टेस्ट में क्या होता है वो पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कि आप कोई गलती ना करो। इसलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएसटी सीएसटी हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैंने पूरा एक एक क्लास लेके वो सारी चीजें आपको डिस्कस की है। बाकी की ये 15 हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस लिए होता है ये पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है हम इन सबको कंप्लीट करें। देखते हैं। सबसे पहला है 6 नंबर पे अल्फा फीटोप्रोटीन। आप सोचोगे ये 6 नंबर से कैसे स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आपने पढ़ा है अल्ट्रासाउंड के बारे में, सेकेंड नंबर पे आपने पढ़ा है किक काउंटिंग के बारे में। ये अगर क्लास देखना है तो इससे पहले अपलोडेड है, देख लेना आप किक काउंटिंग के बारे में। थर्ड हमने डीएफएमसी डेली फीटल मूवमेंट काउंटिंग के बारे में पढ़ा है। फोर्थ नंबर पे हमने एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पढ़ा है। फिफ्थ नंबर पे हमने सीएसटी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इसकी अलग से एक वीडियो अपलोडेड होगी अल्ट्रासाउंड के नेम से। ये एक पार्ट 1 इन्वेस्टिगेशन करके अपलोडेड होगा। पार्ट 2 में हम 6 से देखते हैं एएफपी का फुल फॉर्म क्या है। अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ फीटल लीवर प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसे? फीटल लीवर प्रोटीन भी बोलते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीटल लीवर प्रोटीन। क्या बोला हमने डियर? फीटल लीवर प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये फीटस के लीवर से सिक्रीट होता है। स्टार्टिंग में ये ऑक्सेक से होता है, बाद में ये लीवर से होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फीटल लीवर प्रोटीन है अल्फा फीटोप्रोटीन। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में। अल्फा फीटोप्रोटीन को 2 तरह से टेस्ट किया जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट 2 तरह से किया जाता है, क्योंकि अल्फा फीटोप्रोटीन मैंने बोला जैसे कि लीवर प्रोटीन है, तो फीटस के लीवर से सिक्रीट होगा। फीटल लीवर प्रोटीन लीवर से सिक्रीट होगा, किस में आएगा? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से। कहां? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कहां पे आएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में। कहां पे प्रेजेंट होगा? ये अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर से सिक्रीट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड में आएगा। एमनियोटिक फ्लूइड से फिर मदर के बॉडी में, मदर का अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो मदर के सीरम में भी क्या होता है? अल्फा फीटोप्रोटीन पाया जाता है, तो वहां से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अल्फा फीटोप्रोटीन को 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं डियर? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन। दूसरा हम कर सकते हैं मैटरनल सीरम, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अब पता चल गया आपको क्यों मैंने लिखा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन को हम MSAFP बोलेंगे, और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन है, इसे हम लिख सकते हैं AFAFP। तो 2 तरह से यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। अगर हमें एमनियोटिक AFAFP करना है तो हम सैंपल क्या लेंगे? सैंपल क्या लेंगे? नाम से ही पता चल रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमनियोसिंथेसिस क्या लेते हैं डियर? एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेंगे, इसका टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल लेवल पे है, बढ़ा हुआ है या कम है। वैसे ही अगर हमें लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्ट करना हुआ तो हम क्या करते हैं? मैटरनल सीरम, मदर का ब्लड लेके उसके सीरम का टेस्ट करके भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सैंपल क्या लेंगे? ब्लड सैंपल। यहाँ पे हम क्या लेंगे? ब्लड सैंपल। किसका ब्लड सैंपल लेंगे? मदर का।
मदर का ब्लड सैंपल लेंगे और उसका सीरम स्टडी करेंगे। मैटरनल सीरम में प्रेजेंट होता है तो हम क्या करेंगे, सीरम की स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे अल्फा फीटोप्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो आपको इससे ये पता चला कि ये फीटल लीवर प्रोटीन है, फीटस के लीवर से सिक्रिएट किया जाता है, लीवर से एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड से मदर के सीरम में ये आएगा। और इस अल्फा फीटोप्रोटीन को दो तरह से टेस्ट किया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड और मदर के सीरम से। नॉर्मल रेंज क्या होता है, कितने वीक्स तक इसे करना चाहिए, तो वीक्स मेंशन कर लेना। अल्फा फीटोप्रोटीन हम कितने वीक से, 13 वीक से लेकर 18 वीक्स तक कर सकते हैं। अब एक एग्जाम में आया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 16 टू 18 वीक। अरे मुझे बताओ क्या ये गलत है? अरे 13 से 18 के बीच में आप 16 से 18 भी तो आ गया ना, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक था वहां पे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन 13 टू 18 होता तो आप कर सकते थे, बट ऑप्शन वहां 10 से 11 था, 12 से 14 था, 16 से 18 था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 16 टू 18 जो है हमारा बेस्ट आंसर था। 16 टू 18 वीक ऑफ जेस्टेशन बेस्ट आंसर था। डिपेंड करता है कि इसी को हम पढ़ते हैं बट ब्रेक करके ऑप्शन अलग अलग बना दिया जाता है, वही यहीं से बनाते हैं वो क्वेश्चंस भी, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो। तो देख लो, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फा फीटोप्रोटीन हमने देखा कि 13 से 18 वीक तक हम चेक करते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम होगा और कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो देखते हैं हम अल्फा फीटोप्रोटीन, इफ लेवल ऑफ द अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीजेस, अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीजेस तो क्या प्रॉब्लम होगा वो देखना है। और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीजेस कौन सी कंडीशन में होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम है। समझ में आ रहा है? या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है डियर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है यहाँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो बताओ क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर आपको पूछा जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीजेस है, इसका मतलब इट इंडिकेट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसको करता है इंडिकेट? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एनटीडी होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, उन्होंने ऑप्शन में दे दिया स्पाइना बाइफिडा। अरे स्पाइना बाइफिडा भी क्या है, स्पाइना बाइफिडा भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का टाइप है। अगर आपसे क्वेश्चन में दे देंगे एनेंसेफेली, एनेंसेफेली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, या फिर सीधा मैं लिख सकती हूँ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट, या फिर कोई भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो अगर हम इस टेस्ट को करते हैं और उसमें हमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली हो, या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो, या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है, अगर ये बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन हमें डिक्रीज मिलता है, ये डिक्रीज किसको इंडिकेट करता है डियर, कि यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है, या फिर एबॉर्शन हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम हो सकता है। क्या होगा डियर? डाउन सिंड्रोम हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम हो सकता है। समझ में आया? तो ये अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज होगा उस केस में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, लंग मैच्योरिटी टेस्ट। लंग मैच्योरिटी टेस्ट हम कौन कौन सा करते हैं? एलएस रेशियो करते हैं, शेक टेस्ट करते हैं, नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट करते हैं, फॉस्फेट ग्लिसरॉल टेस्ट करते हैं, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल टेस्ट, सॉरी। तो ये लंग मैच्योरिटी टेस्ट होता है, एक एक करके हम देखेंगे। ये कौन सा नंबर था हमारा? 6th। ये हमारा 7th नंबर, 8, 9 और 10। तो ये जो 4 टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, एलएस रेशियो, शेक टेस्ट, नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट और फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल टेस्ट, ये सब लंग मैच्योरिटी को देखने के लिए होता है। बच्चा का लंग मैच्योर है या नहीं उसका पता लगाने के लिए सारे टेस्ट हम करते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएस रेशियो टेस्ट। क्या लेंगे डियर? एलएस रेशियो। एलएस रेशियो क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएस?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएस? ये सब लंग मैच्योरिटी टेस्ट है। ये स्लाइड में इसलिए लिखा है जिससे कि आपको एक ही जगह ये पता चल जाए कि लंग मैच्योरिटी का, बच्चे का लंग मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, उसका पता लगाने के लिए सारे ही टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में हो तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को टिक कर पाओ। बाकी एक एक करके समझते हैं। एलएस रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस? एल का मतलब क्या होता है, लेसिथिन। क्या होता है डियर? लेसिथिन। और एस का मतलब क्या होता है, स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन, लेसिथिन, और इसका मतलब क्या है, स्पिंगोमाइलिन। तो एलएस रेशियो क्या है, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन टेस्ट किया जाता है। ये क्या है लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन जो मैंने लिखा है? तो ये जो लेसिथिन है और ये स्पिंगोमाइलिन है, ये क्या है, लंग सर्फेक्टेंट है। लंग सर्फेक्टेंट है। और इसको कहां से सिक्रीट किया जाता है? इस लंग सर्फेक्टेंट लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन को एल्वियुलर टाइप 2 सेल से सिक्रीट किया जाता है। जो हमारे एल्वियुलाई में सेल्स होते हैं, तो एल्वियुलर टाइप 2 सेल से इसको सिक्रीट किया जाता है। एल्वियुलर टाइप 2 सेल से लंग सर्फेक्टेंट लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन को सिक्रीट किया जाता है। तो आपको यह पता चल गया कि लंग सर्फेक्टेंट कहां से सिक्रीट होता है, एल्वियुलर टाइप 2 सेल से होता है। और ये जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन के बारे में आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, लंग सर्फेक्टेंट इज अ टाइप ऑफ, it is a type of soapy material. It is a type of soapy material. क्यों हमने सोपी मटेरियल बोला? क्योंकि इसमें बबल्स, जैसे आप इसको शेक करोगे ना तो बबल्स टाइप पे प्रेजेंट होंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सोपी मटेरियल, लंग सर्फेक्टेंट टाइप 2 सेल से सिक्रीट किया जाता है। और ये क्या करता है, इट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द लंग, इट reduce the surface tension, it reduce the surface tension of the lung and prevent the collapsing condition of the lung. समझ में आया मैंने क्या बोला? कि ये जो लंग सर्फेक्टेंट होते हैं ये टाइप 2 एल्वियुलर सेल से सिक्रीट किए जाते हैं। और क्या होता है, ये लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन जो है ये क्या होता है, एक टाइप का सोपी मटेरियल होता है, लंग सर्फेक्टेंट, जो क्या करता है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द लंग, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग कंडीशन ऑफ द लंग। लंग के कोलैप्सिंग कंडीशन को प्रिवेंट करता है, जिससे लंग कोलैप्स नहीं होगा। और अगर ये सर्फेक्टेंट एब्सेंट रहा, नहीं है, इसका मतलब बच्चे का लंग मैच्योर नहीं है, वो लंग क्या हो जाएगा, एल्वियुलाई कोलैप्स हो जाएगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन के बारे में था। अब ये कब स्टार्ट हो जाता है, एक बच्चे में जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में है। इफ अ फीटस, ये जो फीटस है इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ स्टार्ट टू सिक्रेट लंग सर्फेक्टेंट। ठीक है, फीटस इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ स्टार्ट टू सिक्रेट द लंग सर्फेक्टेंट, start to secrete lung surfactant। देखो ये स्टार्ट तो कितने वीक से कर देता है, 20 वीक से। 20 वीक से ही स्टार्ट कर देता है एल्वियुलाई के सेल से रिलीज होना, लेकिन रहता कहां है, एल्वियुलाई में ही रहता है, अभी आगे नहीं आया। क्योंकि मैंने बोला था कुछ लंग फ्लूइड्स एमनियोटिक फ्लूइड में भी प्रेजेंट होते हैं, बट अभी ये एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं आया है। स्टार्ट टू सिक्रेट एट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड हम बोलते हैं लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कब इन दोनों का रेशियो इक्वल में होगा, क्योंकि इक्वल में है तब भी हम लंग मैच्योर नहीं बोलेंगे। तो जो ये स्टार्ट तो 20 वीक से हो गया है, बट in the amniotic fluid 28 week of gestation LS ratio become equal 1:1। समझ में आया? 20 वीक से सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, समझ में आ गया। 22 वीक्स में वो लंग्स में प्रेजेंट होगा, 24 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाएगा, और एमनियोटिक फ्लूइड में जब आएगा तब इन दोनों का रेशियो इक्वल कितने वीक पे होता है। 28 का मतलब ये नहीं है कि 28 वीक्स में लंग फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में आएगा, नहीं, पहले ही आ जाता है, बट उस टाइम पे इसका इक्वल रेशियो जो होता है एल और एस का वो इक्वल होता है। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आप ये याद रखो, स्टार्ट टू सीक्रेट एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 28 वीक्स पे दोनों इक्वल होंगे इन द एमनियोटिक फ्लूइड। और लंग मैच्योर कब हो जाएगा, जल्दी बताओ, लंग कब मैच्योर हो जाएगा, 32 टू 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पे लंग मैच्योर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 34 वीक पे हम क्या बोलेंगे, लंग मैच्योर हो जाएगा। लंग आपने बोला मैच्योर हो जाएगा एट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 34 वीक्स पे जो एल और एस का रेशियो होगा वो 2:1 होगा, और जब ये रेशियो होता है तो हम क्या बोलते हैं, लंग मैच्योर। तो आपसे पूछा जाएगा एलएस को टेस्ट करने के लिए, ये जो आपने एलएस रेशियो लिखा था, इस एलएस रेशियो को टेस्ट करने के लिए आप सैंपल क्या लोगे, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने सैंपल क्या लेना है, तो आप बोलोगे हम सैंपल में लेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, तभी तो हमें पता चलेगा एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड किस प्रोसेस से लेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमनियोसिंथेसिस करना पड़ेगा। हम एमनियोसिंथेसिस करेंगे और एमनियोसिंथेसिस करके हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, फिर इस एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके पता लगाएंगे कि एलएस रेशियो क्या है, 2:1 में है या नहीं। अगर ये 2:1 में है, इसका मतलब क्या है, लंग मैच्योर है। पता चल गया। तो लंग मैच्योरिटी टेस्ट का पता हम ऐसे लगाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रेगनेंसी में हमें इस प्रेगनेंसी को 34 वीक या उससे पहले टर्मिनेट करना पड़ जाए 32 वीक्स पे, तो हम क्या करते हैं, लंग मैच्योर करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। फीटस के लंग को मैच्योर करने के लिए, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए हम क्या देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं। इफ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेट, इफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन और बिफोर टर्म, इफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर 36 वीक, या इस बिफोर 36 वीक को आप क्या लिख सकते हो, बिफोर टर्म। 37 वीक से पहले पहले 36 वीक 35 34 पे टर्मिनेट होता है, तब भी देखो ऐसे 34 वीक पे हम बोलते हैं लंग मैच्योर होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट डाटा है सबका 34 पे हो जाएगा, किसी का 35 पे भी हो सकता है, 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। इसलिए सेफर साइड के लिए हम प्री टर्म की हर प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, क्योंकि 36 वीक पे होने वाला बच्चा 35 34 पे होने वाला बच्चा प्री टर्म बच्चा होता है, 37 पे होगा या उसके बाद होगा तो हमें देने की जरूरत नहीं है, लंग ऑलरेडी मैच्योर होता है। लेकिन हम बोलते हैं जब एक प्री टर्म बेबी होता है तो उसकी लंग, फीटस की लंग मैच्योरिटी के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटामिथाजोन और डेक्सामिथाजोन। समझ में आ रहा है। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए इफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर 36 वीक बिफोर टर्म, देन वी हैव टू यूज इंजेक्शन बीटामिथाजोन और इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन। ये क्या है डियर, एक स्टीरॉइड्स है जिसका हम यूज करते हैं बिफोर टर्मिनेशन, ठीक है, कम से कम 12 से 24 घंटे पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है, इंजेक्शन बीटामिथाजोन और इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन बिफोर 12 to 24 आवर्स बिफोर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो इंजेक्शन होता है एम्प्यूल में भी होता है, वाइल में भी होता है, ठीक है। और कितना होता है, कितने कितने का होता है ये, 1 ml इज इक्वल्स टू 2 mg होता है, ठीक है। 2 ml हुआ तो 4 mg का हुआ, इस तरह से ये अवेलेबल रहता है। और कितना देते हैं एक मदर को, कितना डोज दिया जाता है, तो वही है इसका 12 to 24 mg जो है, 12 mg आप यहाँ पे यूज करते हो। जैसे मदर को क्या बोला, चलो इसको 12 mg क्या लगा दो, कैसे लगाते हैं, IM लगाते हैं। अरे बच्चे को नहीं लगाएंगे भाई, बच्चा तो हुआ भी नहीं है अभी। क्या बच्चे की लंग, फीटस की लंग मैच्योरिटी के लिए फीटस को ही लगाया जाएगा, फीटस तो अभी अंदर है, उसके बाहर निकलने से 12 से 24 घंटे पहले उस मदर को ये इंजेक्शन लगाया जाता है बीटामिथाजोन या डेक्सामिथाजोन। जैसे कि मान लो 6 to 12 mg दे दिया,
24 बहुत ज्यादा, 6 to 12 mg, 6 mg, किसी को 8 mg, किसी को 12 mg, अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मदर, देख के इसे लगाया जाता है। किसी को 6 mg बोला जाता है, किसी को 8 mg, किसी को 12 mg। इस तरह से आईएम इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है, बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए लगाया जाता है। और अगर बच्चा मान लो 30 वीक्स पे हो गया है, 32 वीक्स पे हो गया, बहुत ज्यादा प्री मैच्योर है, तो उसे क्या किया जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो वहां बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए हम क्या देते हैं, एक्सोसर्फ और क्यूरोसर्फ बाय द एक्सोसर्फ और क्यूरोसर्फ हम उस बच्चे को देते हैं। समझ में आ रहा है? एंडोट्रैकियल रूट के थ्रू हम जो देते हैं इंजेक्शन, वो कौन सा होता है, एक्सोसर्फ और क्यूरोसर्फ होता है। समझ में आया? वो होता है बच्चे को देना, लेकिन ये इंजेक्शन हम मदर को देते हैं। ये जो एक्सोसर्फ मैंने बोला, ये उस बच्चे को दिया जाएगा, उस न्यूबॉर्न को दिया जाएगा। ठीक है, एंडोट्रैकियल रूट के थ्रू हम देते हैं बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए। बच्चे को जो लगाया जाता है वो एक्सोसर्फ और क्यूरोसर्फ होता है, बट मदर को जो दिया जाता है वो इंजेक्शन बीटामिथाजोन या डेक्सामिथाजोन होता है। 6 to 12 mg IM, 12 to 24 आवर्स बिफोर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एवरी 6 आवर्स, एवरी 12 आवर्स इसको रिपीट भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही डोज में ऐसा जादू मंतर हो रहा है, एकदम ये छड़ी घुमाई और बच्चे का लंग मैच्योर हो गया, नहीं। क्या होता है, इसे 2-3 डोज कम से कम देना होता है। जैसे 6 आवर्स के ड्यूरेशन पे एवरी 6 आवर्स मदर को 6 mg लगाया, या 12 आवर्स में मान लो 8 mg या 12 mg जो लिखा हुआ है वो डोज लगाया। तो ये डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर हमें ये फॉलो करना होता है। और आपको इंजेक्शन याद रखना है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक हमने एलएस रेशियो देखा है, दूसरा लंग मैच्योरिटी टेस्ट क्या लिखा है 8 नंबर पे, शेक टेस्ट। शेक टेस्ट, तो शेक टेस्ट देख लेते हैं। शेक टेस्ट, इसे क्या बोला जाता है, बबल टेस्ट। और क्लेमेट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे क्लेमेट टेस्ट भी बोला जाता है। क्लेमेट टेस्ट, शेक टेस्ट, बबल टेस्ट, या फिर क्या किया जाता है डियर, क्लेमेट टेस्ट होता है। क्या होता है, क्लेमेट टेस्ट होता है। शेक टेस्ट हो गया, बबल टेस्ट हो गया, क्लेमेट टेस्ट हो गया, ये फीटस की लंग मैच्योरिटी के लिए होता है। सैंपल हमें क्या लेना होता है, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्लेमेट, अकॉर्डिंग टू द, जिसने इस टेस्ट के बारे में बताया था उसी पे हमने नाम रख दिया, और हमने क्या नाम दे दिया, क्लेमेट टेस्ट बोल दिया। और जो यहाँ पे सैंपल लिया जाएगा, तो फीटस की लंग मैच्योरिटी के लिए पता कैसे चलेगा, लंग का फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इसलिए सैंपल भी यहाँ पे क्या लेंगे डियर, एमनियोटिक फ्लूइड ही सैंपल लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड ही सैंपल लेंगे। और इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में हमने एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 96% इथेनॉल हमने ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह से क्लोज कर देंगे, एंड फिर क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक फॉर द 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड के लिए हमें शेक करना है, इसको शेक करना है फॉर 15 सेकेंड। एंड फिर उसको क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे आफ्टर 15 मिनट। एग्जामिनेशन आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट रहा है। तो आपको पता चल गया, शेक टेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है शेक कर रहे हैं। बबल टेस्ट, क्योंकि इसमें बबल्स आते हैं, और जिसने इसके बारे में बताया था उसका नाम क्लेमेट है, तो क्लेमेट टेस्ट बोला जाता है। सैंपल, एमनियोटिक फ्लूइड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट, पर्पस मैंने सबसे पहले ही लिख लिया था। इस टेस्ट का पर्पस होता है टू चेक द फीटल लंग मैच्योरिटी, to check the fetal lung maturity। फीटस की लंग मैच्योरिटी को देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ये पर्पस होता है। सैंपल हमने ले लिया, अब हम क्या करते हैं, बता दिया है मैंने कि सैंपल जो भी लिया है आपने, इस सैंपल एमनियोटिक फ्लूइड में क्या ऐड करोगे आप इथेनॉल को, और फिर क्या कर दोगे, शेक द टेस्ट ट्यूब फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए शेक करना है, शेक द टेस्ट ट्यूब फॉर 15 सेकेंड। एग्जामिनेशन आफ्टर 15 मिनट्स। और जब आप 15 मिनट के बाद, जैसे आपने क्या किया, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सैंपल ऐड किया, इथेनॉल मिलाया ऊपर से, और फिर इसको क्लोज किया और फिर शेक किया।
15 सेकेंड के लिए शेक किया और फिर मैंने इसको ऐसे उठाया और सीधा रख दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला इसका एग्जामिनेशन मैं कितनी देर बाद करूंगी, 15 मिनट के बाद मैं इसका एग्जामिनेशन करूंगी। फिर मैंने 15 मिनट के बाद उठाया और फिर उसमें देखा कि अरे इसमें तो बबल्स आ रहे हैं अभी भी, इसका मतलब क्या है, लंग मैच्योर है। फिर मैंने देखा, दूसरा टेस्ट ट्यूब उठाया, मैंने कहा अरे इसमें तो एक भी बबल्स नहीं है 15 मिनट बाद, तो इसका मतलब फीटस लंग मैच्योर नहीं है। समझ में आ गया। तो एग्जामिनेशन आफ्टर 15 मिनट्स, दो कंडीशन आपके सामने आ सकता है, या तो यहाँ पे बबल्स प्रेजेंट होगा, बबल्स प्रेजेंट होगा, या फिर बबल्स जो है उसके अंदर एब्सेंट होंगे। तो अगर बबल्स एब्सेंट होता है, ये इंडिकेट करता है किसको, बबल्स एब्सेंट है, फीटल लंग इमेच्योर, फीटल लंग इमेच्योर, प्रॉपर में मात्रा में यहाँ पे लंग सर्फेक्टेंट है ही नहीं। और अगर यहाँ पे बबल्स अभी भी प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करता है फीटल लंग मैच्योर, फीटल लंग मैच्योर, फीटस का लंग क्या हो गया, मैच्योर हो गया। समझ में आ गया। तो ये है पूरा शेक टेस्ट, बबल टेस्ट और क्लेमेट टेस्ट। पर्पस क्या है, मेन ये याद रखना है, कैसे पता लगता है ये याद रखना है, प्रोसीजर भी पूरा मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो देख लो, लंग मैच्योरिटी का दूसरा टेस्ट आपको पता चल गया। हमने क्या पढ़ लिया, अब एलएस रेशो के बारे में पढ़ लिया, हमने शेक टेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट। अब ये नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट क्या होता है, 9 नंबर पे हम देखेंगे नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट। नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट, तो आपको पता चल गया टेस्ट का नाम देखते ही कि ये क्या है, इस टेस्ट का पर्पस क्या होता है। तो इसका भी पर्पस होता है टू चेक द फीटल लंग मैच्योरिटी, फीटस के लंग मैच्योरिटी की कंडीशन को देखने के लिए ही, फीटस के लंग मैच्योरिटी की कंडीशन को देखने के लिए ही हम नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका पर्पस हो गया, पर्पस हमें पता चल गया। अब इसमें क्या यूज करते हैं, सैंपल में, सैंपल में फिर से आप बोलोगे अरे यहाँ पे भी तो हम एमनियोटिक फ्लूइड ही करेंगे, क्या करेंगे डियर, यहाँ पे भी हम एमनियोटिक फ्लूइड का ही टेस्ट करेंगे, इस एमनियोटिक फ्लूइड को ही लेंगे। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में अब हमें क्या ऐड करना है, नीले ब्लू सल्फेट डाई को, नीले ब्लू डाई को हमें ऐड करना है। और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम क्या चेक करते हैं, फीटल स्किन सेल्स को चेक करते हैं। यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड में जब सैंपल लेते हैं तो मेनली हमें फीटल के स्किन सेल्स को देखना होता है, फीटल के स्किन सेल्स को देखना होता है। और इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, नीले ब्लू डाई ऐड कर देते हैं, नीले ब्लू डाई ऐड कर देते हैं। तो ये जो नीले ब्लू कलर का डाई है वो ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, ये टेस्ट ट्यूब आपने सैंपल लिया और इस सैंपल में क्या क्या एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपने नीले ब्लू डाई को ऐड कर दिया। चलो भाई ये लो डाई ऐड कर दिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप डाई ऐड करते हो, अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर का सेल्स 50% से ज्यादा एरिया आपको ऐसा लगता है ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया है, more than the 50% of the area of this slide is covered by orange color, then it indicate fetus lung mature। समझ में आया मैंने क्या बोला, चलो तो इसको लिख लेते हैं। मैंने ये बोला कि जब हम इसमें नीले ब्लू डाई ऐड करते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड में, और फिर इस सॉल्यूशन को स्प्रेड ओवर द स्लाइड एंड सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या दिखता है, इस स्लाइड पे ऑरेंज कलर का एरिया मोर देन 50% एरिया अगर दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि फीटस का लंग मैच्योर हो गया है। तो ये एक डिफरेंट तरह का टेस्ट है। आपने देखा एक एल-एस रेशियो टेस्ट डायरेक्ट किया हमने, एल और एस को चेक किया। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमने बबल्स वाला क्या शेक किया, बबल्स को देखा और फिर पता लगाया। तीसरे तरह का टेस्ट है जिसमें एक डाई को ऐड करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। इस एमनियोटिक फ्लूइड में हमने इस नीले ब्लू डाई को ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद जो यहाँ सॉल्यूशन आया उसको हमने एक स्लाइड पे स्प्रेड कर दिया है और फिर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप हमें दिखता है मोर देन 50% एरिया is covered by orange color cells, orange color cells, then it indicate fetus lung mature। तो ये किसको इंडिकेट करता है, fetal lung mature,
50 हो तो भी आप ये मत करना, आप 50 ही आ गया तो क्या करेंगे, 50 आ जाए या 50 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब फीटस लंग मैच्योर है। तो ये ऐड करने के बाद इसे हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, जो भी सॉल्यूशन होता है, स्प्रेड ओवर द स्लाइड, जैसा कि मैंने साइड में दिखा दिया है, सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में देखने पे हमें क्या मिलेगा, इफ more than equal to 50% area is covered by orange color cells, then it indicate fetal lung mature। समझ में आया? तो ये है नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट। ठीक है, नीले ब्लू सल्फेट टेस्ट, नीले ब्लू डाई जो है, नीले ब्लू सल्फेट डाई इसमें यूज किया जाता है, फिर उसके बाद जो मैंने टेस्ट बताया इससे पता लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते, एक और हो गया 10 नंबर पे, कौन सा बताया मैंने, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल टेस्ट। ये जो फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल है ये भी लंग मैच्योरिटी के लिए होता है डियर। फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल टेस्ट, यही लिखा था लंग मैच्योरिटी के लिए, 4th नंबर का टेस्ट। तो ये सिंपल सा एक लाइन इसके बारे में याद रखना। देखो ये भी एमनियोटिक फ्लूइड में ही चेक किया जाएगा, सबका यही होगा। अगर ये प्रेजेंट है एडिक्वेट अमाउंट में तो ये लंग मैच्योर है, अगर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो लंग मैच्योर नहीं है। तो फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल टेस्ट जो है इसका भी पर्पस क्या होता है, इसका भी पर्पस क्या है, टू चेक फीटल लंग मैच्योरिटी। किसके लिए करते हैं, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए करते हैं। ये टेस्ट पता लगाने के लिए करते हैं फीटस का लंग मैच्योर है या नहीं है। अब ये इसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, इट इज द बेस्ट टेस्ट टू चेक, इट इज द बेस्ट टेस्ट टू चेक द फीटस लंग मैच्योरिटी in diabetic patients, in diabetic mother, in diabetic। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि बताओ डायबिटिक मदर में, फीटल डायबिटिक मदर के बच्चे में फीटस की लंग मैच्योरिटी को चेक करने के लिए, एक डायबिटिक मदर के बच्चे में, डायबिटिक मदर जो है उसके फीटस में, उसके बच्चे में लंग मैच्योरिटी को देखने के लिए कौन सा बेस्ट टेस्ट होता है, तो आपका आंसर जाएगा फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। स्टार बना लेंगे, द बेस्ट टेस्ट, द बेस्ट टेस्ट, best test to check the fetus lung maturity in a diabetic patient is the phosphatidal glycerol test। ठीक है, इसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल लेते हैं और फिर चेक करते हैं फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो फीटस का लंग मैच्योर है, नहीं है तो फीटस लंग मैच्योर नहीं है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत, हमारे एग्जाम के लिए जानने की जरूरत नहीं है। देखो कितने 4 टाइप के टेस्ट बताए, बस अगर नाम भी आपको याद रहता है ना यहाँ पे तो काफी है। एलएस रेशो में याद करने ला, रेशो भी। नेक्स्ट क्या है, फॉर्न टेस्ट। अब ये फॉर्न टेस्ट क्या होता है, ये हम एक प्रेग्नेंट फीमेल में भी करते हैं और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी करते हैं। तो प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, प्रेगनेंसी में फॉर्न टेस्ट किस लिए किया जाता है, टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। प्रेगनेंसी में इस टेस्ट को करने का पर्पस क्या होता है, प्रेगनेंसी में इस टेस्ट को करने का पर्पस क्या है, ये हमें याद रखना है। तो प्रेगनेंसी में जब हम फॉर्न टेस्ट करते हैं तो टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए करते हैं। तो सैंपल क्या लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। आप बोलोगे यस, अरे क्या एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है क्या, आप मुझे बताओ, कैसी बात करते हो यार, हाँ में हाँ भरते रहते हो। नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए सैंपल हम कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड नहीं लेंगे, फिर पता क्या लगाएंगे जब सैंपल खुद ही ले लेंगे। तो देखो एक तो पर्पस याद रखना, पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, इसको स्टार बनाएंगे। फर्न टेस्ट का प्रेगनेंसी में पर्पस होता है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करना, और सैंपल में हम एमनियोटिक फ्लूइड नहीं लेंगे, सैंपल में हम क्या लेंगे, सर्वाइकल म्यूकस लेंगे। हम क्या लेंगे डियर, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी किया जाता है, यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस स्टडी किया जाता है। सैंपल में हम सर्वाइकल म्यूकस लेंगे और इस सर्वाइकल म्यूकस को क्या करेंगे, स्प्रेड ओवर द स्लाइड। सर्वाइकल म्यूकस लिया, इसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड ओवर द स्लाइड, और फिर इसको क्या करेंगे, स्लाइड पे डालने के बाद सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, अगर हमें स्कैटर्ड पैटर्न दिखता है, अगर हमें स्कैटर्ड पैटर्न दिखता है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, इस स्कैटर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है एकदम बिखरा हुआ सा पैटर्न। कैसा पैटर्न दिख रहा है, एकदम बिखरा हुआ सा, इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है, बिखरा बिखरा सा पैटर्न दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड पैटर्न, या फिर हम बोलते हैं फर्न लाइक अपीयरेंस हमें दिखता है। फर्न लाइक अपीयरेंस अगर हमें दिखता है तो समझ जाओ क्या है, फर्न टेस्ट पॉजिटिव है। अगर हमें स्कैटर्ड पैटर्न या फर्न लाइक अपीयरेंस दिखता है, इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज प्रेजेंट है। समझ में आया, इसका मतलब क्या है डियर, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज प्रेजेंट है। तो समझ में आया एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को कैसे चेक करते हैं, कब चेक करते हैं, जब एक फीमेल ये कंप्लेन करती है कि जब मैं बेड पे बैठी रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है। पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है आपको, पेशेंट आपको आके बता रहा है मुझे यूरिन, मुझे पता है मैं यूरिन करके आती हूँ तब भी बैठती हूँ तो एकदम गीला गीला हो जाता है, यूरिन जैसा लगता है कि पानी सा कुछ निकल रहा है। तो आप बोलोगे एक टेस्ट जल्दी से फटाफट करवाओ भाई, तो आप बोलोगे कौन सा टेस्ट, आप एक फर्न टेस्ट करवा के आओ, जिसमें क्या करेंगे, आपकी वेजाइना से सैंपल लेंगे, आपके सर्वाइकल म्यूकस को चेक करेंगे, म्यूकस को स्प्रेड ओवर द स्लाइड करेंगे, सीन अंडर द माइक्रोस्कोप करेंगे। अगर फर्न पैटर्न या वहां पे स्कैटर्ड पैटर्न, बिखरा हुआ पैटर्न दिखता है, इसका मतलब ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज प्रेजेंट है। वो यूरिन नहीं है, वो क्या प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड है वहां पे। तो ये था प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। और ये टेस्ट फर्न टेस्ट, ये फर्न टेस्ट एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी किया जाता है, सेम प्रोसेस से किया जाता है। एक प्रेग्नेंट, जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में करने का पर्पस क्या होता है वो समझ लो, बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहता है, तो प्रोसेस मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में करने का बस पर्पस याद कर लेना, क्योंकि दोनों का पर्पस डिफरेंट होता है, करने का मेथड सेम ही होता है। पर्पस दोनों का डिफरेंट होता है, करने का मेथड सेम ही होता है। पर्पस क्या है, टू चेक द ओव्यूलेशन। पर्पस क्या है, टू चेक ओव्यूलेशन। तो यहां पे आप हाईलाइट किसको करोगे, इस ओव्यूलेशन को करोगे। यहां पे क्या कर रहे हैं, इस ओव्यूलेशन का पता करने के लिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ये फर्न टेस्ट क्या किया जाता है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अगर फर्न टेस्ट करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, टू चेक ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन हुआ है या एन ओव्यूलेशन की कंडीशन है, ओव्यूलेशन एब्सेंट है इस फीमेल में, इसलिए किया जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कब करेंगे, ओव्यूलेशन कितने दिन पे होता है, 14 डेज प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो 14वें दिन तो कर नहीं लेंगे, हम 14 दिन के बाद ही करेंगे। पहले वाला ऑप्शन भी गलत होगा, 14 दिन वाला ऑप्शन या 14 दिन से पहले वाले जितने ऑप्शंस हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो गलत होंगे, क्योंकि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का होता है। 14 से पहले वाला ऑप्शन गलत होगा, 15 वाला ऑप्शन गलत होगा। हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे, 22 दिन के बाद होता है। समझ में आ रहा है, तो 22 से 25 दिन में जो वो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है फीमेल के अंदर, क्योंकि 28 दिन का साइकिल है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन पे बेस्ट हम कर सकते हैं, तो आपके 22 के बाद वाला जो ऑप्शंस होगा वो आप सेलेक्ट करोगे। 22 से लेकर 25th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या 22 से 25 दिन हो गए, मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है इस फीमेल में, तो ये चेक किया जाता है। ठीक है, और सेम प्रोसेस रहता है सैंपल में। यहाँ पे भी क्या लेते हैं डियर, यहाँ पे भी सैंपल में क्या लेते हैं, यहाँ पे भी सैंपल में सर्वाइकल म्यूकस लिया जाता है। सीधा मैं CMS लिख रही हूँ, यहाँ पे भी सर्वाइकल म्यूकस स्टडी किया जाता है। म्यूकस को लेते हैं, स्प्रेड ओवर द स्लाइड, देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, स्कैटर्ड पैटर्न, फॉर्न लाइक पैटर्न है, इसका मतलब एन ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज क्या है, एक फॉर्न टेस्ट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में करने का पर्पस आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, निट्राजिन टेस्ट।
अब ये जो निट्राजेन टेस्ट है, इस टेस्ट का पर्पस क्या है? हर टेस्ट में मैंने यही बोला है, आपको पर्पस याद रखना है। और इस टेस्ट को करने का पर्पस यहाँ पे क्या है? टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। यहाँ पे भी अब देखो दो टेस्ट आपको पता चल गया जो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए किया जाता है, टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, टू चेक द एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे और याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट हिट करने वाला, एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। ठीक है, निट्राजेन एक तरह का लिटमस पेपर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है डियर? इट इज अ टाइप ऑफ निट्राजेन टेस्ट, इज अ टाइप ऑफ लिटमस पेपर टेस्ट। अब ये नहीं है कि लिटमस पेपर यहाँ पे यूज करते, लिटमस पेपर टाइप वाला टेस्ट होता है। क्या होता है? यहाँ पे एक निट्राजेन पेपर आता है। ठीक है, निट्राजेन टेस्ट के लिए यहाँ पे क्या होता है डियर? तो आप बोलोगे एक निट्राजेन पेपर आता है। जैसे लिटमस पेपर होते हैं ना, वैसे ही निट्राजेन का पेपर होता है। और निट्राजेन का पेपर कैसे कलर का होता है आपको पता चल ही गया होगा, मैंने येलो कलर से बनाया है। ये कैसे कलर का होता है डियर? येलो कलर का पेपर होता है। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का पेपर होता है। ठीक है, निट्राजेन टेस्ट इज अ लिटमस पेपर टाइप टेस्ट इसलिए लिखा है कि जैसे लिटमस पेपर का टेस्ट करते थे, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे निट्राजेन पेपर लेके टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज है या नहीं है। कब करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करना? जब एक फीमेल कंप्लेन करेगी कि मुझे यूरिन जैसा ऐसा लगता है, मेरी वेजाइना से कुछ निकल रहा है, समझ में आ रहा है, तब हम इसको टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे सैंपल क्या लेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, सैंपल हम एमनियोटिक फ्लूइड कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हमें एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करना है, तो हम कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल नहीं लेंगे। हम सैंपल में फिर से क्या लेंगे? उसके सर्वाइकल म्यूकस को लेंगे। उसकी वेजाइना से जो सिक्रीशन आ रहा है उसका हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, सर्वाइकल म्यूकस, या फिर वहां ऑप्शन में होगा वेजाइनल सिक्रीशन। तो वेजाइना का तो अपना कोई ग्लैंड, अपना कोई सिक्रीशन नहीं होता, इसलिए सीधा मैंने क्या लिखा था? सर्वाइकल म्यूकस। या फिर वेजाइनल सिक्रीशन जो होगा उसको हम क्या करेंगे? लेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे? लिटमस पेपर को डिप करेंगे। और लिटमस पेपर, बार बार लिटमस पेपर, हम क्या करेंगे? निट्राजेन पेपर को डिप करेंगे इस सर्वाइकल म्यूकस में। हमने सैंपल ले लिया, सर्वाइकल म्यूकस और वेजाइनल सिक्रीशन, डिप द निट्राजेन पेपर। हम इस निट्राजेन पेपर को क्या करेंगे? यहाँ पे डिप करेंगे। और निट्राजेन पेपर को जब हम डिप करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने दो कंडीशन हो सकता है, या तो उसका कलर जो था येलो कलर का था, येलो कलर का ही रहेगा। हमने देखा निट्राजेन पेपर कैसे कलर का हो गया? ये निट्राजेन पेपर था, ये क्या था? निट्राजेन पेपर येलो कलर का था। जब हमने उसको डिप किया तो ये येलो कलर का ही रहा। दूसरी साइड हमने देखा ये निट्राजेन पेपर का कलर कैसा हो गया है डियर? ब्लू कलर का हो गया है। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया भाई, निट्राजेन पेपर तो था एकदम येलो, इसका रंग कैसे बदल गया, ये ब्लू कलर का कैसे हो गया? तो आप बोलोगे अरे समझ जाओ, यही चीज तो बता रहा है, यही तो बता रहा है। अगर ये ब्लू कलर का हो गया इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज प्रेजेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज प्रेजेंट है। समझ में आया? इसीलिए इसका रूप रंग बदल गया है। और अगर ये येलो कलर का ही रहेगा इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज यहाँ एब्सेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज क्या है? यहाँ एब्सेंट है, क्योंकि जैसे कलर का था वैसा ही है, इसका मतलब लीकेज नहीं है। अगर कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर का हो गया, तो लीकेज प्रेजेंट है। तो ये होता है एक लिटमस पेपर टाइप टेस्ट जिसे हम निट्राजेन टेस्ट बोलते हैं। निट्राजेन पेपर येलो कलर का होता है, उसका यूज किया जाता है, सर्वाइकल म्यूकस में डिप किया जाता है, फिर उसके कलर को चेक किया जाता है, कलर बदल गया तो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज क्या है? प्रेजेंट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सीवीएस, सीवीएस क्या है? यहाँ पे देखना, ये यूट्रस हो गया, यूट्रस के अंदर ये मैंने क्या बनाया? फीटस को बनाया, ये प्लेसेंटा बनाया, और ये मैंने बना दिया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये कॉरियोनिक विलाई इस तरह से यहाँ पे। अब आप देखो, कॉरियोनिक विलाई से अगर हम सैंपलिंग करते हैं, अगर मैंने निडल को यहाँ पे इंसर्ट किया है,
अगर आप देख रहे हो ये जो सिरिंज है, इससे आपको दिख रहा है कि मदर के एब्डोमेन के थ्रू अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस क्या किया जा रहा है, अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस यहां से सैंपलिंग की जा रही है, ये कॉरियोनिक विलाई से सैंपलिंग की जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग। क्या बोलते हैं डियर? कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग, CVS, कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग होता है। ये सबसे पहले कहां से, कॉरियोनिक विलाई से सैंपल लिया जाता है। अगर पूछा जाएगा कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग में सैंपल कहां से लेंगे, कॉरियोनिक विलाई से, कॉरियोनिक विलाई से लिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द CVS 11 to 13 वीक्स। नेवर टेकन द सैंपल बिफोर 10 वीक्स, बिफोर 10 वीक्स अगर सैंपल ले लिया तो क्या हो जाएगा, ओरोमैंडिबुलर सिंड्रोम। और PGI चंडीगढ़ का यही क्वेश्चन था कि अगर किसी में 10 वीक से पहले पहले ये सैंपल ले लिया जाता है तो बताओ उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगा, उसके ओरोमैंडिबुलर डिफेक्ट, ओरोमैंडिबुलर सिंड्रोम प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम इसका क्या होता है, हमेशा 10 वीक्स के बाद ही लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन वीक से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने बोला क्या लिखना है आपको कि इफ सैंपल टेकन बिफोर 10 वीक्स, बिफोर 10 वीक्स व्हाट प्रॉब्लम अक्कर इन द फीटस। तो आप बोलोगे इफ द सैंपल टेकन बिफोर 10 वीक्स देन ओरोमैंडिबुलर डिफेक्ट, ओरोमैंडिबुलर डिफेक्ट इन फीटस। ये PGI चंडीगढ़ का क्वेश्चन था भाई, देख लेना, स्टार बना लेना, या फिर जहां पे आप PYQ लिखते हो, इंपॉर्टेंट मार्क करते हो, वो कर लेना, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्टार बना रही हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ। ठीक है, और एक स्टार यहाँ पे वैसे भी चिपका देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लगा दिया है स्टार। समझ में आ गया? तो चलो भाई, तो CVS में कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग, सैंपल कॉरियोनिक विलाई से लेंगे, सैंपल कॉरियोनिक विलाई से लेंगे। बेस्ट टाइम क्या होता है वो हमें याद रखना है। अगर हमने 10 वीक से पहले ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और मेनली ये टेस्ट करते क्यों है, कॉरियोनिक विलाई से सैंपल ले ही क्यों रहे हैं, अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है अर्लीस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका अल्ट्रासाउंड करने में, अदर टेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उससे भी पहले अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, कॉरियोनिक विलाई से सैंपल लेते हैं और जो भी बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी या कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट का हम पता लगाते हैं वो अर्लीस्ट हम इस CVS से पता लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है इसका पर्पस टेस्ट का करने का, वो भी आपको याद रखना है। एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, पर्पस मैंने बता दिया, आप प्लीज इसको थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे कि बच्चे में अगर कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, कोई एबनॉर्मैलिटी होता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, उसका अर्लीस्ट पता लगाने के लिए हम ये CVS परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका इमेज है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इमेज में क्या है कि ये फीटस, वही जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है इसका, और ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और यहाँ प्लेसेंटा के इस वाले पार्ट से सैंपल लिया जा रहा है। इसी को बड़ा करके दिखाया है जिसमें क्या है, ये कॉरियोनिक विलाई, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉरियोनिक विलाई को दिखाया है। यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जा रहा है और ये प्लेसेंटा वाला पार्ट है, प्लेसेंटा के अंदर ये कॉरियोनिक विलाई है, यहाँ से सैंपलिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग, कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग कैसे कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर, मैंने बोला था ना अटैच करते हैं, अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस करते हैं। नहीं तो ब्लाइंडली अगर प्रिक करेंगे तो फीटल टिश्यू लॉस कर देगा बच्चा। क्या हो सकता है, ब्लीडिंग, मदर को ब्लीडिंग हो सकता है, फीटल टिश्यू हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। इसलिए ब्लाइंडली प्रिक नहीं करते हैं, हम अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस करते हैं और फिर कॉरियोनिक विलाई से इस तरह से सैंपलिंग लेते हैं। ठीक है, चलो डायग्राम था, अगर डायग्राम इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप देख लेना निडल कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है एमनियोसिंथेसिस, फिर से वही डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, और ये एमनियन की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है।
तो अगर सैंपल यहाँ एमनियोटिक कैविटी से लिया जाता है, यहाँ पे अगर आपको निडल दिख रहा है, आपने अल्ट्रासोनिक गाइडेंस इसे भी करते हैं, ऐसे ब्लाइंडली प्रिक नहीं करेंगे। अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस हम क्या करेंगे, इस तरह से निडल इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। एमनियोटिक कैविटी में वो निडल होगा और वहां से हम सैंपलिंग करेंगे, उसे हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी। aspiration of amniotic fluid from the amniotic cavity, from the amniotic cavity is called as amniocentesis, is called as amniocentesis। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस करने का पर्पस अगर पूछा जाए तो बोथ, अगर इस एमनियोसिंथेसिस का पर्पस पूछा जाता है, बताओ इस एमनियोसिंथेसिस का पर्पस क्या है, तो आप बोलोगे इसके करने का पर्पस बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस। एमनियोसिंथेसिस को करने का बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस होता है, बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस। समझ में आया? इसको करने का पर्पस सेम मतलब, कहने का मतलब याद रखना, डायग्नोस्टिक पर्पस से भी करते हैं और थेराप्यूटिक पर्पस से करते हैं। जैसे कि लंग मैच्योरिटी टेस्ट करना है तो हमने एमनियोसिंथेसिस किया क्योंकि हमें टेस्ट डायग्नोस्टिक पर्पस था। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाएगा, तो भी हम एमनियोसिंथेसिस करेंगे। वहां पे हमारा मेन पर्पस क्या होता है, थेराप्यूटिक पर्पस होता है कि जो एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम वहां से बाहर निकालें। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्या लिखा, बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस होता है। अब टेस्ट के लिए तो, डायग्नोस्टिक के लिए तो आपको पता ही है, अभी तो मैंने बहुत सारे बताए हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करना है, या फिर हमें क्या करना है, लंग मैच्योरिटी का चेक करना है। समझ में आ रहा है? तो उन सब में हम एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल में लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक पर्पस मैंने बहुत सारा बताया है कि अगर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है, हमें फीटस के लंग की मैच्योरिटी का पता लगाना, ये सब डायग्नोस्टिक पर्पस होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आ गया? अब एमनियोसिंथेसिस को कितने वीक पे किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा 15 वीक्स के बाद करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म, 16 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द एमनियोसिंथेसिस। 15 वीक के बाद हम इसको करेंगे, लेकिन क्योंकि उससे पहले पहले क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी में बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और फिर अगर आप एमनियोटिक कैविटी में रप्चर करोगे तो वहां पे क्या होता है, फीटल टिश्यू लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं होता है। इसलिए 15 वीक के बाद हम मेनली बोलते हैं 16 to 18 वीक पे हम एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और पर्पस आप लिख लोगे इसका, मेन इसका पर्पस और लिख लेना कि बोथ डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक्स में जो मैंने पॉइंट बताए हैं, लंग मैच्योरिटी टेस्ट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कंजेनाइटल एनोमलीज का पता लगाने के लिए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ फीटस का पता लगाने के लिए, समझ में आ रहा है, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियोज का पता लगाने के लिए, ये मैं बोल रही हूँ, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नोट डाउन करना है। जो भी मैंने 4-5 पॉइंट बोला है, ये काम बस आप थोड़ा सा करना कि मैं फास्ट फास्ट बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये एमनियोसिंथेसिस आपको पता चल गया। एमनियोसिंथेसिस का एम्स दिल्ली ने क्या किया था, अरे भाई एम्स दिल्ली 2019 में इस एमनियोसिंथेसिस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, और पूछा था ये जो प्रोसीजर हो रहा है इस मदर पे, उस प्रोसीजर का नाम बताओ, कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने बोला इस टेस्ट का नाम हमें पता है, एमनियोसिंथेसिस है, जिसमें सिरिंज लेके एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जा रहा है। यहां तो मैंने लिख दिया, एम्स दिल्ली में ऐसा कुछ लिखा नहीं था। यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड आपको दिख रहा है, और एक तरफ से दिख रहा है कि ये अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक गाइडेंस से कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से देख रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, कहीं बच्चे को ये निडल ना लग जाए, तो अल्ट्रासोनिक गाइडेंस से अच्छे से देख लिया जाता है, और एमनियोटिक कैविटी में निडल को इंसर्ट करके और फिर एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। ये जो प्रोसीजर हो रहा है उसका नाम क्या है डियर, एमनियोसिंथेसिस। चलो नेक्स्ट 15 नंबर पे क्या है, कॉर्डोसिंथेसिस। फिर से वही कि ये क्या है, बच्चा है, ये प्लेसेंटा है,
और ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये एमनियोटिक कैविटी है और एमनियोटिक कैविटी के अंदर, ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है और जिसके अंदर बच्चा आराम से सो रहा है। हम इतनी मेहनत से इसको पढ़ रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, निडल को कहाँ पे इंसर्ट करते हैं और फिर सैंपल कहाँ से लेते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, नियर बाय द प्लेसेंटा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, निडल को डालते हैं और फिर यहाँ से क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, यहाँ निडल को इंसर्ट किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपको पता है क्या होता है, 2 आर्टरी होता है, 1 वेन होता है। तो यहाँ अम्बिलिकल वेन से सैंपल लिया जाता है। किससे लिया जाता है डियर, अम्बिलिकल वेन से। कॉर्डोसिंथेसिस, कॉर्डोसिंथेसिस या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, PUBS। PUBS का मतलब क्या है, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। क्या है फुल फॉर्म डियर, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डोसिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, कॉर्डोसिंथेसिस। नाम तो ऊपर लिखा ही है बट यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए, कॉर्डो मींस अम्बिलिकल कॉर्ड और सिंथेसिस का मतलब एस्पायरेशन ऑफ सैंपल या ब्लड, जिस चीज का भी हम फ्लूइड जो भी वहां पे है उसका हम एस्पायरेशन कर रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो कॉर्डोसिंथेसिस में क्या किया जाता है डियर, कॉर्डोसिंथेसिस के अंदर क्या किया जाता है, एस्पायरेशन ऑफ ब्लड, और ये ब्लड किसका होता है, फीटस का, फीटल ब्लड, एस्पायरेशन ऑफ फीटल ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन, फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन। मदर बच्चे के इस अम्बिलिकल वेन से फीटस का ब्लड जो है वो सैंपल किया जाता है, एस्पायरेट किया जाता है अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस, अंडर द USG गाइडेंस, अंडर द USG गाइडेंस। समझ में आया। कॉर्डोसिंथेसिस में क्या करेंगे, एस्पायरेशन ऑफ ब्लड, फीट किसका ब्लड, फीटस का ब्लड, फ्रॉम कहां से, अम्बिलिकल वेन से। ये क्वेश्चन आता है, अलग अलग करने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, चीजों को याद रखना, सीधा हाईलाइट हो जाए। तो हम अंडरलाइन या हाईलाइट तो कर नहीं सकते, मैंने अलग कलर से आपको दिखा दिया है। अम्बिलिकल वेन है, अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। और क्या करेंगे हम सैंपल लेके, तो यहाँ पे कोई हीमोलाइटिक डिजीज है या फिर हमें ब्लड टेस्ट करके पता लगाना है कि क्या ब्लड ग्रुप है, उन सब का पता हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे भी पता लगाना हुआ तो कंजेनाइटल क्रोमोसोमल, देखो सारे से ही पता चल जाता है। अगर हम ब्लड का भी, बच्चे का भी सैंपल लेंगे उससे भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया। एक चीज और याद रखना है इसके बारे में, व्हाट इज द टाइम टू टेक द सैंपल। तो ये हम लेते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम, 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कॉर्डोसिंथेसिस के बारे में आपको याद रखना है। ये कॉर्डोसिंथेसिस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये किसका इमेज है डियर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉर्डोसिंथेसिस। अगर एमनियोसिंथेसिस का आया है तो इससे रिलेटेड आपको सारे ही इमेज जो हैं वो याद रखना है। इमेज बेस्ड के क्वेश्चन में आ सकता है, मैंने साथ साथ सारे इमेजेस दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, हमेशा अम्बिलिकल कॉर्ड से जब भी सैंपल लेंगे तो ट्राई करेंगे कि हम नियर बाय प्लेसेंटा जो है प्रिक करें, नहीं तो फीटल टिश्यू लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, फीटस को इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करते हैं कि देखो ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है और इस ये यहां से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है। तो देखो निडल को कहां इंसर्ट किया है, नियर बाय द प्लेसेंटा। हमेशा ट्राई करते हैं कि हम सैंपल कहां से लें, अम्बिलिकल कॉर्ड में नियर बाय द प्लेसेंटा, जहां पे एंट्री होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की प्लेसेंटा के अंदर, वहीं से हम सैंपल को लें। तो उससे इंजरी का चांस जो है वो बहुत कम होता है। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो और याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है, सेट टेस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेट टेस्ट। आप बोलोगे अरे मैम ये दुख वाला कैसे आ गया, सैड का मतलब तो दुख होता है। इसका फुल फॉर्म है सिंगर्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट, डीनेचुरेशन टेस्ट, सिंगर्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट। अब इस सिंगर्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है, इसे हम APT टेस्ट भी बोलते हैं।
सिंगर्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं। मेनली ये मदर और फीटस के ब्लड का पता लगाता है। ठीक है, अगर जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, आपने एक फीमेल कंप्लेन क्या कर रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन पता नहीं है हमें कि ये किसका ब्लड है, मदर का ब्लड है वेजाइना से निकल रहा है या फीटस का ब्लड है। हमने दो मदर आई थी, दोनों का सैंपल लिया, बोला चलो ठीक है दोनों के वेजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है, ये ब्लड हमने ले लिया दोनों का। ये एक ए मदर है, ये एक बी मदर है, दोनों का सैंपल लिया और दोनों में हम क्या करते हैं, KOH को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी कोई एसिड या कोई भी अल्कलाइन मीडियम को ऐड कर देते हैं उस ब्लड में। और अगर उस ब्लड का कलर चेंज हो जाता है, ध्यान से सुनना, अगर इस टेस्ट ट्यूब में जो पड़ा हुआ ब्लड है इसका कलर अगर चेंज हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि ये किसका ब्लड है। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो ये इंडिकेट करेगा कि ये मदर का ब्लड है। लेकिन अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, हमने जिस कलर का जैसा ब्लड था वैसे का वैसा ही रहता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो फीटस का ब्लड है, क्योंकि फीटस का ब्लड किसी भी एसिड या अल्कलाइन मीडियम से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये किसी भी एसिड अल्कलाइन मीडियम से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फीटस का ब्लड है। और जो मदर का ब्लड होगा या एडल्ट का ब्लड होगा वो किसी भी एसिड या अल्कलाइन मीडियम से रिएक्शन शो करता है। तो अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो इंडिकेट करेगा इट्स अ मदर ब्लड, मैटरनल ब्लड। आप बोलोगे मैम ये बताओ, वेजाइनल ब्लीडिंग हुआ, मदर का ब्लड है या फीटस का ब्लड है, वो आपने बता दिया, बट उससे करेंगे क्या? उससे ये पता चलता है इट्स अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया। पढ़ा था ना कि प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा से जो ब्लीडिंग होगा मींस मैटरनल ब्लड होगा, और वासा प्रीविया में वेसल्स, अम्बलाइकल कॉर्ड जो होते हैं उसके वेसल से ब्लीडिंग होता है, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड के वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, उसमें फीटस का ब्लड प्रेजेंट होता है। तो वासा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होता है वो फीटस का ब्लड होता है। तो इसीलिए हमने पता लगाया मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड। मदर का ब्लड इंडिकेट प्लेसेंटा प्रीविया, फीटस का ब्लड इंडिकेट वासा प्रीविया। तो जिसमें रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, जो ब्लड था उसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये मदर का ब्लड है। और यहां जो ब्लड निकला था सेकेंड बी वाली महिला में, वो कौन सा ब्लड था? फीटस का ब्लड, फीटल ब्लड। पता चल गया टेस्ट कैसे हुआ? तो पूरा टेस्ट ही मैंने करके दिखा दिया, तो बात यहीं खत्म हो गई। अगर मदर का ब्लड होता है इट इंडिकेट इट्स अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, और अगर फीटस का ब्लड होता है देन इट इंडिकेट इट्स अ केस ऑफ वासा प्रीविया। इट्स अ केस ऑफ वासा प्रीविया। समझ में आ गया? तो एपीटी टेस्ट और सेट टेस्ट, जिसका सिंगल्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ब्लड, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ब्लड। कहने का मतलब टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ब्लड, कहने का मतलब आइडेंटिफाई करना इट्स अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया। देखो अर्लीस्ट अगर फीमेल को ब्लीडिंग की कंप्लेन नहीं हो रही है, अर्लीस्ट हम पता लगा रहे हैं, तो हम डॉपलर से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम डॉपलर करते हैं, उससे भी हमें पता लग जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा इस टेस्ट का भी क्या पर्पस होता है, मेन करने का रीजन क्या होता है। तो अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग की कंप्लेन हो रहा है तो हम ये एपीटी टेस्ट करते हैं, सिंगल्स एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट करते हैं, एपीटी टेस्ट करते हैं, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ब्लड। इट्स अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया, इट्स अ ब्लड ऑफ मैटरनल ब्लड, इट्स मैटरनल ब्लड और मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड। अब पूरा टेस्ट मैंने करके दिखा दिया है। सैंपल क्या होगा? तो सैंपल में कोई जो सैंपल हम क्या लेंगे, तो सैंपल में जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगा उसे कलेक्ट करेंगे। सैंपल में हम वेजाइनल ब्लड लेंगे और वेजाइनल ब्लड सैंपल लेने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड एसिड और कोई भी एल्कलाइन मीडियम को, एसिड और एनी एल्कलाइन मीडियम को हम इसमें ऐड करेंगे।
देन हम उसके बाद उसके कलर को चेक करेंगे एंड फिर उससे पता लगाएंगे मदर का ब्लड है या फीटल का। ये पूरा इसके नीचे बना लेना, जो मैंने यहाँ साइड में बनाया है, जो मैंने पहले बना दिया उसको अब इसके नीचे बना लेना पूरा, और इसको याद रखना। समझ में आ रहा है? इट्स अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, इट्स अ केस ऑफ वासा प्रीविया। इस तरह से हमें इस टेस्ट में पता चल जाता है कि इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। क्लेहॉर्स-वेट के टेस्ट के अंदर याद रखेंगे, क्लेहॉर्स-वेट के टेस्ट क्यों किया जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, जीएमसीएच में एक बार पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली एक दो बार पूछा है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग दिस टेस्ट, बस ये याद रखना। कैसे किया जाता है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लेहॉर्स-वेट के टेस्ट टू आइडेंटिफाई, टू कैलकुलेट द डोज ऑफ एंटी-डी इन अ RH नेगेटिव मदर, टू कैलकुलेट the dose of NTD in RH negative mother। RH आइसो इम्यूनाइजेशन जो होता है उसमें मदर क्या होती है, नेगेटिव। पता है ना आपको मदर क्या होती है, इस क्वेश्चन भी आया हुआ है। RH आइसो इम्यूनाइजेशन मदर और फीटस में पूछा जाएगा कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। मदर कैसी होती है, नेगेटिव, फीटस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हम क्या देते हैं, अगर हमें लगता है ऐसा है तो हम एंटी-डी का इंजेक्शन देते हैं। एंटी-डी का इंजेक्शन जो है वो मदर को देते हैं। और ये इंजेक्शन कब लगवाया जाता है, अगर प्रेगनेंसी में प्री प्रेगनेंसी लगवाना हो 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद, और डिलीवरी अगर हो गई है, डिलीवरी अगर मदर की हो गई है उसके बाद पता चल रहा है, तो डिलीवरी होने के विद इन 72 आवर्स हमें ये इंजेक्शंस लगा देना चाहिए। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार बना लेना और इसको याद रखना। ये जो 72 घंटे मैंने लिखा है, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर ये एंटी-डी का इंजेक्शन, ये एंटी-डी का इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है। ये MSc नर्सिंग के एग्जाम में भी आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। एंटी-डी का इंजेक्शन आरएचओग्राम डी जो होता है, एंटी-डी इंजेक्शन 28 वीक पे अगर प्री प्रेगनेंसी किया जाता है और डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर लगाना होता है। इंजेक्शन लगाते कैसे हैं, तो IM लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 300 इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं। डिपेंड की मदर सेंसिटाइज है या अनसेंसिटाइज मदर है, उसके अकॉर्डिंग भी ये डोज को सेट किया जाता है। तो टेस्ट का मेनली पर्पस जानना था। पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट द डोज ऑफ एंटी-डी। कितना ब्लड का मिक्सिंग हुआ है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट किया जाता है, जो हमारे एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है डियर, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। फाइब्रोनेक्टिन एक तरह का क्या होता है, फाइब्रोनेक्टिन एक तरह का, ये जो फाइब्रोनेक्टिन लिखा हुआ है, ये फाइब्रोनेक्टिन एक प्रोटीन होता है जो कि अगर प्रेजेंट होता है मदर की वेजाइना में, इफ प्रेजेंट इन मैटरनल वेजाइना, then it indicate प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म 25 से 36 वीक पे मेनली ये देखते हैं। अगर 25 वीक के बाद मदर की वेजाइना में ये प्रेजेंट होता है फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन, देन इट इंडिकेट प्रीटर्म लेबर। तो मेनली पूछा जाएगा इस टेस्ट को, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करने का मेन पर्पस बताओ, इस टेस्ट का मेन पर्पस बताओ क्या होता है। तो मेन पर्पस इसका यही होता है, मेन पर्पस क्या होता है इस टेस्ट का, मेन पर्पस होता है टू चेक द प्रीटर्म लेबर इन द मदर। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाएगी उस मदर की। ठीक है, तो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है मैटरनल की वेजाइना में, इट इंडिकेट प्रीटर्म लेबर। इसका पर्पस यही होता है इस टेस्ट को करने का, चेक करना कि प्रीटर्म लेबर तो नहीं हो सकता। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब हफ्ते भर में उसकी डिलीवरी हो जानी है। नेक्स्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल है। बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पे ये एम्स दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है। बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल बोलते हैं हम इसको, या फिर हम इसे मैनिंग स्कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मैनिंग स्कोर भी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं डियर, बायोफिजिकल प्रोफाइल बोलते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल या बायोफिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर मेनली याद रखना बच्चे के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस टेस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस टेस्ट, purpose of doing the test is to check the neurological function of the fetus, to check the neurological, to check the neurological function of the fetus,
टू चेक द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फीटस, मेनली न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फीटस को देखने के लिए, उसके मस्कुलर टोन को देखने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए मेनली ये टेस्ट किया जाता है, बच्चा ठीक है या नहीं है। असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग में आप बोल सकते हो मेनली ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर 5 पैरामीटर्स होते हैं, देयर आर 5 पैरामीटर्स ऑफ दिस BPP। उस 5 पैरामीटर्स में से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा था। जब एम्स में क्वेश्चन लिखा जाता है कि एम्स दिल्ली में आया हुआ है, तो ये भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा हुआ है। बायोफिजिकल टेस्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कौन सा इसका पैरामीटर नहीं है, मतलब सीधा का सीधा पैरामीटर से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देख लेना ये जो 5 पैरामीटर लिखा है, ये 5 पैरामीटर क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टू चेक fetal tone, to check fetal breathing movement, body movement, और टोन में यहाँ पे मसल स्टोन कर लेना, टू चेक फीटल मसल स्टोन। ठीक है, टू चेक फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, टू चेक फीटल मसल स्टोन। ठीक है, मसल्स के टोन को चेक करने के लिए। फिर यहाँ पे NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट, AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। 5 पैरामीटर्स जो मैंने बताया है क्या है यहाँ पे, एक तो हम फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, मसल स्टोन देख रहे हैं, NST कर रहे हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी हम इसमें कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं डियर, AFI टेस्ट कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट, जो कि मैंने आपको एमनियोटिक फ्लूइड वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है। ये टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो ये 5 पैरामीटर होते हैं, इसको याद कर लेना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली भी पूछ सकते हैं। तो देख लो, बायोफिजिकल प्रोफाइल है, पर्पस क्या होता है, टू चेक द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फीटस, और ये पैरामीटर्स आपको याद रखना होता है। बाकी इसका कैलकुलेशन, इतनी वैल्यू है तो मसल ठीक है, बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप हमारे एग्जाम में नहीं आता है। और अगर इतने डीप में हमें पढ़ना हुआ तो हम नॉर्मल वाली क्लास में तो पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। वहां पे तो ये 4-5 घंटे का टॉपिक होता है हमारा, जो कि हम 1-2 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इसमें 2-3 क्लास लग जाती है पूरे डायग्नोसिस को पढ़ने में। अब ये क्या है, कूम टेस्ट और एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, ये भी एम्स दिल्ली में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कूम टेस्ट क्या होता है, इसको करने का पर्पस क्या होता है, ये एम्स दिल्ली में पूछा हुआ है, एम्स ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो कूम टेस्ट 2 तरह से करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है डियर, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, 2 तरह से डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। देख लेते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, थोड़ा फास्ट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑल्सो नॉन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, मैंने बता दिया था कि इस डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बोलते हैं, AGT एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट हम इसको बोलते हैं। जो डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है डियर, डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ RBC, जो RBC की सरफेस पे स्टक है। दीज एंटीबॉडीज समटाइम डिस्ट्रॉय द RBC, they can cause anemia, this test can help to clarify this condition। तो आपको पता चल गया, इस कंडीशन को क्लैरिफाई करने के लिए हम डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है, ये जो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, डिटेक्ट एंटीबॉडीज दैट आर फ्लोटिंग फ्रीली इन द सीरम। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो एंटीबॉडीज होता है दैट आर फ्लोटिंग फ्रीली इन द सीरम में फ्लोट करता रहता है, एंड दीज एंटीबॉडीज कुड एक्ट अगेंस्ट द सर्टेन रेड ब्लड सेल्स, और ये हमारे ब्लड में जो RBC होते हैं उस पे क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करता है। एंड द टेस्ट कैन बी कैरिड आउट टू डायग्नोस द रिएक्शन टू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है, उससे पहले ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चों में भी परफॉर्म किया जाता है। जो डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, यूज टू टेस्ट द ऑटो इम्यून
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिजीज की कंडीशन को देखने के लिए, एनीमिया की कंडीशन को देखने के लिए, वेयर द इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन द आरबीसी एंड लीडिंग टू एनीमिया, तो इसलिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और जो डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, यूज टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच टू द सरफेस ऑफ आरबीसी टू परफॉर्म, देखो ये मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टू परफॉर्म द टेस्ट अ ब्लड सैंपल इज टेकन एंड द आरबीसी इज वॉच्ड, और फिर उसमें क्या है, हम कूम रिएजेंट होता है, उस कूम रिएजेंट को ऐड करते हैं और फिर देखते हैं उसका रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाता है, इफ द आरबीसी एग्लूटिनेट द टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर आरबीसी क्या होता है, एग्लूटिनेट हो जाता है, तो वो टेस्ट क्या होता है, कूम टेस्ट पॉजिटिव आता है। अ विजुअल इंडिकेशन दैट एंटीबॉडीज आर complement protein are bound to the surface of RBC and may causing destruction of those cell। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप बोलोगे मैम क्या पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम कम है, इसलिए मैंने चीजों को डाला है। अब देखो ये डायरेक्ट कुम टेस्ट का है, मैं यहाँ पे सिंपल ये बोल रही थी कि ब्लड सैंपल हम लेते हैं, एक पेशेंट का हम ब्लड सैंपल लेते हैं विद द इम्यून मीडिएटेड हीमोलाइटिक एनीमिया, एंटीबॉडीज आर सोन अटैच टू द एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। आपको क्या दिख रहा है, इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडीज अटैच्ड दिख रहा है अभी, ठीक है। और जिसका हमने इस पर्सन का सैंपल लिया, उसके आरबीसी इसमें क्या है, ये जो आरबीसी के सेल्स हैं उस पे आपको अटैच्ड क्या दिख रहा है, एंटीबॉडीज दिख रहा है, इतना दिख रहा है। फिर हमने उसमें क्या किया, कूम्स रिएजेंट को ऐड कर दिया। आपने ये देखा कि ब्लू ब्लू कलर का जो है यहाँ पे, ये कूम्स रिएजेंट है, जो कि जो ये सैंपल लिया था, इस सैंपल में हमने कूम्स रिएजेंट को ऐड कर दिया। ये था सैंपल के अंदर दिखा रखा था, ये है, उसके अंदर कूम्स रिएजेंट को ऐड कर दिया। अब पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया है। कैसे? क्योंकि हमें पता था जब यहाँ सैंपल लिया था, हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है, एंटीबॉडीज हमें दिख रहा था कि इसकी सरफेस पे अटैच है। अब आरबीसी एग्लूटिनेट हो गया जब यहाँ पे हमने कूम रिएजेंट डाला, हमने एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज को डाला, फॉर्म लिंक्स बिटवीन द आरबीसी बाय बाइंडिंग टू द ह्यूमन एंटीबॉडीज ऑन द आरबीसी। तो एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, दिख रहा है आपको, ये एग्लूटिनेट कर गया, और यहाँ पे भी ब्लड दिख रहा होगा कि एग्लूटिनेट कर गया है। तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है। क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है। अब यही चीज इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या होता है, उसका डायग्राम है। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या होता है, रेसिपिएंट का सीरम इज ऑब्टेन कंटेनिंग एंटीबॉडीज। तो वहां पे तो हमने ब्लड सैंपल लिया था, ब्लड लिया था, यहां पे हम क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं। समझ में आया? अब हमने सीरम लिया और सीरम में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, डोनर का ब्लड सैंपल लिया है, जो डोनेट करने वाला है उसका ब्लड सैंपल लिया है, एडेड टू द ट्यूब विद सीरम। और जो ये पेशेंट का सीरम था, हमने उसके, जिसको डोनेट करना है, मान लो मुझे ब्लड डोनेट करना है किसी को, तो उसका सीरम लिया है और मेरा ब्लड लिया है, ठीक है, और उस ब्लड को इस सीरम के अंदर डाला है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, हमने सीरम को इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये सैंपल आ गया, रेसिपिएंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज है, जो रेसिपिएंट का एंटीजन है, दैट टारगेट द डोनर रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। वो क्या करेगा, इसके एंटीजन को क्या करेगा, टारगेट करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, एंड फिर इसमें हम क्या डालते हैं, कूम्स रिएजेंट। देखो एक तो डायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट ब्लड लिया, उसमें कूम्स रिएजेंट डाला और टेस्ट किया, ठीक है। एक होता है सीरम लिया, फिर डोनर का ब्लड मिलाया, फिर उसने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसमें हमने कूम्स रिएजेंट डाला, और फिर वो एंटीजन यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ, और फिर एग्लूटिनेशन होगा रेड ब्लड सेल्स का, जो एंटीजन अटैच्ड है इसके सरफेस पे, जो है एंटीजन एंटीबॉडी का फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, सेम वही होगा, तो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट वे हो गया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट वाला था, जिसमें सीरम लेना पड़ा, फिर डोनर का ब्लड लेना पड़ा, फिर उसमें उसके डोनर के ब्लड को मिलाया, फिर ब्लड और सीरम मिले, फिर उसमें कूम्स रिएजेंट डाला, और फिर हमने रिएक्शन को देखा, ठीक है। और फिर रिएक्शन हुआ, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक तो डायरेक्ट था, एक इनडायरेक्ट था। समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है, यही लिखा है मैंने, डायरेक्ट कुम टेस्ट। और ये क्या है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट है, इज यूज्ड टू प्रीनेटल टेस्टिंग। देखो, प्रीनेटल टेस्टिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रीनेटल टेस्टिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर टेस्टिंग प्रायर टू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, उससे प्रायर भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी आरबीसी।
तो ये टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है अगेंस्ट किसके, वो जो फॉरेन आरबीसी आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो आपने सीरम लिया था और उसके लिए आरबीसी फॉरेन होगा अगर उसमें मैच नहीं करेगा तो समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, टू टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द फॉरेन आरबीसी। इन दिस केस सीरम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल से सीरम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, टेकन फ्रॉम द पेशेंट। मान लो मैंने बोला था वो पेशेंट है, उसका सैंपल क्या लिया, सीरम लिया, और मैं ब्लड डोनेट करने वाली हूं, तो मेरा क्या लेंगे, द सीरम इज इंक्यूबेटेड विद द फॉरेन आरबीसी एंड इज नॉन एज एंटीजेनेसिटी बोलते हैं हम इसको। और फाइनली एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन इज एडेड इफ एग्लूटिनेशन अकर एंड देन इनडायरेक्ट कुम टेस्ट इज पॉजिटिव। फिर फाइनली क्या किया जाता है, उसमें कुम्ब रिएजेंट डाला जाता है और कुम्ब रिएजेंट डालने के बाद फिर चेक किया जाता है एग्लूटिनेशन होगा या नहीं होगा। अगर एग्लूटिनेशन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, इसका मतलब हम बोलेंगे जो इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट हमने किया है वो पॉजिटिव है। समझ में आया? तो ये याद रखना कुम्ब टेस्ट क्या होता है, दोनों का पर्पस क्या होता है, विद डायग्राम मैंने समझाया। एक में डायरेक्ट ब्लड सैंपल लिया, कुम्ब रिएजेंट मिलाया, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ, डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट पॉजिटिव था। इनडायरेक्ट के अंदर पेशेंट का जो ब्लड होता है उसे सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीरम लिया जाता है, जो डोनेट करने वाला है उसका ब्लड लिया जाता है, ठीक है, आरबीसी, और उन दोनों को फिर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर उसमें कुम्ब रिएजेंट डाला जाता है और फिर देखा जाता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं, कुम्ब टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे तब मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी इसके कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ये आइडेंटिफाई करो, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, बताओ ये कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। मान लो एम्स ने आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है, एम्स ने आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसका है, कौन सा टेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट क्या है। जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। आपने देखा यहाँ पेशेंट का सीरम, यहाँ पे ब्लड को ऐड किया, फिर यहाँ पे क्या किया है, कुम्ब रिएजेंट को डाला है और यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट। तो मैं बता देती हूँ, अभी बताया था मैंने कि किसका डायग्राम है, इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको याद रखना है। चलो, तो आज की क्लास में जो हमने टारगेट लिया था कि हम सारे जितने भी हैं इन फास्ट मोड में क्या करेंगे, सारे ही इन्वेस्टिगेशन को याद करेंगे। तो जितने भी 20 इन्वेस्टिगेशंस मैंने बोला था कि 18 से 20 हमारे इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको प्लीज रिवाइज करते रहना और जो मेन पॉइंट मैंने बताया, क्योंकि इट्स नॉट अ डिटेल्ड क्लास, मेन पॉइंट जो मैंने बताया है उसको नोट डाउन करके उसको याद रखना, रिवाइज करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आई थॉट ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।